फिर क्यों पूरे दुनिया भर में ट्रेड के लिए यूएस डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी यूज होती है, और कैसे यूएस इकोनॉमी इतना पावरफुल बन गया कि आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है। Blasting through a ceiling in a record-setting IPO. Investors who have been riding the wave. Stock market goes, so goes the wealth and the health of the American economy. Market is telling us is that we are on the road to prosperity. In the skyrocketing stock market. यूएस इकोनॉमी इतनी इंटरट्विन्ड है वर्ल्ड इकोनॉमी से कि इधर माइनर फ्लक्चुएशन भी होती है, तो उधर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और चाहे कितना भी पावरफुल देश क्यों ना हो, अगर यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है तो उस देश की इकोनॉमी रातों रात ज़मीन पर आ गिरेगी। इसी वजह से जब भी फेड इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तब सिर्फ यूएस इकोनॉमी पर ही इसका असर नहीं दिखता, बल्कि पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट पर इसका असर दिखता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर दैन 3 बिलियन पीपल की लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर की वजह से अफेक्ट होती है। मगर फिर भी आज के टाइम पर 80% से भी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड्स यूएस डॉलर में कंडक्ट होते हैं। मगर क्यों और क्या मतलब है इसका बाकी दुनिया से? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंस का अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया, और कैसे ये हमारी लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, और क्या इसकी मोनोपोली कभी ख़त्म होगी या इसका डोमिनेंस हमेशा के लिए ग्लोबल मार्केट पर बना रहेगा। आज से हज़ारों साल पहले जब दुनिया के पास करेंसी नहीं हुआ करती थी, तब लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सचेंज करके ट्रेड किया करते थे। जैसे अगर आपके पास गेहूं है और आपको मछली की ज़रूरत है, तो आपको एक ऐसे मछुआरे के पास जाना होगा जिसे गेहूं की ज़रूरत है। तब आप उसे गेहूं दोगे और वो आपको उसके बदले में मछली देगा। यह तरीका सबसे पहला फॉर्म ऑफ ट्रेड था, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। अब यह ट्रेड करने का तरीका सिंपल तो था, मगर आसान नहीं था, क्योंकि ये छोटे कामों के लिए अच्छा था, मगर जब ट्रेड बड़े क्वांटिटी में होता था तो इससे लोगों का बहुत नुकसान होता था, क्योंकि चीज़ें रखे रखे ख़राब हो जाती थीं। बीतते समय के साथ लोग रियलाइज़ करते हैं कि प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर रेयर हैं और उनके पास यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तब लोग बार्टरिंग की जगह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे मेटल्स का यूज़ करने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रेड को और आसान बनाने के लिए लोगों ने इन मेटल्स को एक आइडियल सर्कुलर शेप देकर एज कॉइन्स यूज़ करने लगे। अब जब ट्रेड बढ़ने लगे तो लोगों का आना जाना भी बढ़ने लगा। इससे उन व्यापारियों को ज़्यादा दिक्कत होती थी जिन्हें कहीं काम के सिलसिले से जाना पड़ता था, क्योंकि मेटल कॉइन्स बहुत भारी हुआ करते थे और उन्हें रास्ते के दौरान सेफ रखना भी मुश्किल होता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए व्यापारियों ने एक कागज़ के टुकड़े का यूज़ करना शुरू किया। ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टैम्प्ड पेपर जिस पर लिखा होता था कि जो आदमी उस कागज़ के टुकड़े को ले जा रहा है उसे कितना सोना या जो भी मेटल्स हो देना है। पर यह तरीका उतना भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थीं और ये तरीका अनकेटेगोराइज्ड भी था। बहुत सारे चेंजेस हुए और आखिर में बैंक्स बने जो एक स्पेसिफिक पेपर नोट प्रोवाइड करते थे, जिसके बदले में पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलता था। इस चेंज से सारे देशों को उनकी करेंसीज मिली और यहीं से शुरुआत होती है द गोल्ड स्टैंडर्ड की। 19th सेंचुरी आते आते गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बेस बन गया था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड था क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ईयर 1914 से पहले सारे देशों की करेंसीज गोल्ड से लिंक्ड हुआ करते थे, जिसे द गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी देश उतनी ही करेंसी छाप सकती थी जितने वैल्यू की उनके सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हों। अब कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से, जब यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि यूके बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और सभी देशों को उनके ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाकर बेच रहा था। इसी वजह से उस टाइम यूके के पास सबसे ज़्यादा करेंसी हो गई थी और उनके गोल्ड रिजर्व्स बढ़ने लगे थे। दुनिया भर में पाउंड स्टर्लिंग का यूज़ इतना बढ़ गया था कि उस समय पर 50% से भी ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड्स पाउंड स्टर्लिंग में कंडक्ट किए जा रहे थे। मगर आने वाले समय में यूके के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। ईयर 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मोस्ट ऑफ द नेशंस शामिल थे और उसमें से एक यूके भी था। एंड बाय ईयर 1920
यूके वॉर में अपना बहुत कुछ गवा देता है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके जीडीपी का 25% उनके ऊपर डेप्ट हो गया था और उनके सारे गोल्ड रिजर्व्स भी खाली हो गए थे। जहां पूरे दुनिया को यूके रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा था, वहीं अब उसका उल्टा होने लगा और अब यूके को रिसोर्सेज इंपोर्ट करने पड़ रहे थे। जहां उनका पाउंड स्टर्लिंग पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहा था, वो अब धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक नई करेंसी उभर कर आगे आने लगा, जो था यूएस डॉलर। अब ऐसा नहीं था कि यूएस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन शुरू में यूएस न्यूट्रल रहा करता था और वॉर में लड़ रहे देशों को वेपन्स और सप्लाईज बेचकर अपने गोल्ड रिजर्व्स भरे जा रहा था। और जब वॉर लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था, तब जाके यूएस वर्ल्ड वॉर में एंटर करता है, जिससे उसका ज्यादा लॉस नहीं हुआ। ईयर 1913 में यूएस में फेडरल रिजर्व भी स्टैब्लिश हुआ था, जिस वजह से उनके पास उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज भी थी और अब वॉर के बाद यूएस इकोनॉमिकली स्टेबल भी होने लगा था। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद सारे देश अभी सही से खड़े भी नहीं हुए थे, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और अब इस वर्ल्ड वॉर में यूएस इतना एक्सपोर्ट करता है कि वॉर के एंड तक पूरे दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व यूएस के पास आ जाता है। और जहां पाउंड स्टर्लिंग पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहा था, वहीं अब उसकी जगह यूएस डॉलर पूरे ग्लोबल मार्केट पर रूल करने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर हो गई थी और साथ ही जापान और सोवियत यूनियन की भी। तो ये दूसरे देशों से फूड और रिसोर्सेज इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनके पास गोल्ड था ही नहीं। अब द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखते हुए जुलाई 1944 को यूएस में 44 एलाइड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस होती है। क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में हुआ था, इसीलिए इसे ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव तो वॉर में बर्बाद हुए देशों को इकोनॉमिकली स्टेबल करना और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करना था, पर यह यूएस के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। इसमें यूएस क्या करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा फायदा उठाता है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का बाकी कंट्रीज के सामने प्रपोजल रखता है, जिसमें वो पर $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड मतलब 28.3 ग्राम गोल्ड देने के लिए तैयार होता है। इस चीज को न चाहते हुए भी सारे देशों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास यूएस डॉलर के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। अब इसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को भी स्टैब्लिश किया जाता है। इनका मेन टास्क एक्सचेंज रेट्स पर नजर रखना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और जो देश वॉर में बर्बाद हो चुके थे उन्हें फंड प्रोवाइड करके रिकंस्ट्रक्ट करना था। और वो अपना काम कर भी रहे थे, पर यूएस इसमें भी अपनी मनमानी करता है और ये कहता है कि लोन यूएस डॉलर में ही प्रोवाइड किया जाएगा और लोन रिपे करते टाइम भी यूएस डॉलर ही होना चाहिए। इतने फैसलों की वजह से यूएस डॉलर दुनिया के लिए प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गया था, क्योंकि यूएस के पास उस समय सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। इसी वजह से बाकी देशों का ट्रस्ट डॉलर पर और बढ़ गया कि अगर उनके पास यूएस डॉलर है तो उसके बदले उन्हें गोल्ड मिल जाएगा। मगर यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि ईयर 1960 आते आते दुनिया में इतने यूएस डॉलर सर्कुलेट होने लगे थे जितने वैल्यू का उनके पास गोल्ड रिजर्व भी नहीं था। ये सब देखते हुए दुनिया भर के देश इनसिक्योर फील करने लगे और अपने यूएस डॉलर रिजर्व्स के बदले गोल्ड डिमांड करने लगे, इस डर से कि कहीं यूएस उन्हें उनके पूरे डॉलर के बदले गोल्ड ना दे पाए। इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे मार्केट में पैनिक क्रिएट होने लगा था और जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो बाकी देशों से मना कर रहे थे कि वो यूएस डॉलर को गोल्ड में न कन्वर्ट कराएं। मगर सिचुएशन नहीं संभली और 15 अगस्त 1971 के दिन निक्सन सामने आते हैं और कहते हैं कि आज से जो यूएस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी है गोल्ड में उसे बंद कर रहे हैं। मतलब चाहे किसी के पास कितना भी यूएस डॉलर हो, उसके बदले में अब थोड़ा सा भी गोल्ड नहीं मिलेगा। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद पूरे दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा और इसके बाद देशों को पता ही नहीं था कि अब करना क्या है, क्योंकि पूरे दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएस डॉलर में हो रहा था, ऑयल डॉलर में आ रहे थे और सबके रिजर्व्स भी डॉलर में ही थे।
ये बहुत बड़ा झटका था दुनिया के लिए, इसीलिए इस इंसिडेंट को निक्सन शॉक कहा गया। मगर दिक्कत ये थी कि अगर बाकी देश गुस्सा भी हो जाएं कि हम यूएस डॉलर यूज नहीं करेंगे तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऊपर से पेट्रो डॉलर की वजह से यूएस को बहुत मदद मिली। अब देखो कि ये पेट्रो डॉलर था क्या। निक्सन शॉक के बाद बाकी देशों की तरह सऊदी भी परेशान था, तो उसने यूएस को कांटेक्ट किया और पूछा कि वो उन यूएस डॉलर्स का करेगा क्या जो उसने रिजर्व बनाकर रखा है। तब यूएस को इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और यूएस सऊदी को एक एग्रीमेंट को लेकर कन्विंस कर लेता है, जो था प्राइस ऑयल एक्सक्लूसिवली इन यूएस डॉलर। मतलब सऊदी सारे ऑयल ट्रेड्स को डॉलर में ही चलने दे और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे यूएस में इन्वेस्ट करे और यूएस से रिसोर्सेज बाई करे। यहां पर सऊदी यूएस को मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सऊदी के पास पहले से ही बहुत ज्यादा डॉलर रिजर्व्स थे और अगर सऊदी यहां पर मना कर देता तो फिर उन डॉलर का करता क्या। इसीलिए सऊदी इस एग्रीमेंट पर अपनी मंजूरी दे देता है और सऊदी की वजह से बाकी के भी अरब देश अपने ऑयल डॉलर में ही बेचने लगे। ऑयल को एक्सपोर्ट करके कंट्रीज का जो प्रॉफिट हो रहा था डॉलर में, उसे ही पेट्रो डॉलर कहा गया। अब ऐसा नहीं था कि किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, पर ऐसा जब भी हुआ तब उन आवाजों को किसी न किसी तरीके से हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कोई भी देश यूएस के सामने खड़े होने से पहले 10 बार सोचता है। यूएस ने पूरी तरह से यूएस डॉलर को वेपनाइज कर लिया है, जिसकी वजह से उसे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है और अगर कोई इसे चैलेंज करता है तो यूएस की मिलिट्री पावर सामने आ जाती है। और यूएस जो सैंक्शन लगाता है उससे सिर्फ उसी देश का नुकसान नहीं होता जिस पर सैंक्शन लगा है, बल्कि बाकी के देशों पर भी इसका असर दिखता है। जैसे 2019 के समय यूएस ने पर्शियन गल्फ कंट्रीज पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता था, जबकि भारत को ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने पर फायदा था। अब देखा जाए तो यहां लड़ाई यूएस और ईरान की थी, पर इसकी वजह से उन देशों को भी झेलना पड़ता है जिनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से बाकी देश मिलकर स्विफ्ट नेटवर्क और यूएस डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और डॉलर पर उनकी जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे नाम दिया गया डी-डॉलराइजेशन। अगर देखा जाए अभी तो हमारी डिपेंडेंसी डॉलर पर ही है, लेकिन डॉलर के 2 अल्टरनेटिव्स फ्यूचर में सामने आ सकते हैं और डॉलर को कहीं ना कहीं compete कर सकते हैं। एक तो युआन और दूसरा ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी, जिसके मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और भी देश इसमें आगे जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना।